नमस्कार दोस्तों, साथी संदेश लाइव में आपका स्वागत है। हमारे साथ मौजूद है मोहम्मद रफीक जी। अभी अभी इनका चुनाव हुआ है सुपेला ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के कार्यकारिणी अध्यक्ष के रूप में। और कार्यकारी अध्यक्ष का पद क्या होता है, कैसा होता है, हम जानने का प्रयास करेंगे मोहम्मद रफीक जी से। और उसके पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि मोहम्मद रफीक जी पुराने वार्ड 7 और वर्तमान वार्ड 13 में पहले पार्षद रह चुके हैं। कैसे ये राजनीति में आए, कैसे पार्षद चुनाव लड़े, क्या हुआ था और इनका राजनीतिक सफर कैसा है, इसके बारे में हम इन्हीं से जानना चाहते हैं। मोहम्मद रफीक जी, सबसे पहले साथी संदेश लाइव में आपका स्वागत है। सबसे पहले आपका साथी संदेश चैनल में आपका धन्यवाद। रफीक जी, नई बात अगर करें तो कार्यकारी अध्यक्ष सुपेला ब्लॉक कांग्रेस कमेटी में क्या है पद कार्यकारी अध्यक्ष का और क्या जिम्मेदारियां उसमें आपको मिली है? जैसे कि आप जानते हैं कि कोसा नाला कोसा नगर जो ब्लॉक सुपेला है वो 26 वार्डों से का एक ब्लॉक है जो बहुत बड़ा ब्लॉक होता है। और इसके जो अभी अध्यक्ष जो हमारे अध्यक्ष हैं वो नंद कुमार कश्यप जी हैं, जिनका कुछ दिनों से उनका थोड़ा सा स्वास्थ्य ठीक नहीं चल रहा था, उनकी वजह से वो इलाज में थोड़ा व्यस्त थे, तो बहुत दिनों से उतनी सक्रियता हो नहीं पाई थी उनसे काम का। तो हमारे ऊपर के जो वरिष्ठ जो नेता है, हमारे जिला अध्यक्ष जी हैं, प्रदेश कांग्रेस कमेटी है, उन्होंने निर्णय लिया है कि इस वार्ड में, इस ब्लॉक में 2 कार्यकारिणी अध्यक्ष की नियुक्ति करके उनके साथ संबंध बना के काम किया जाए और संगठन को मजबूती प्रदान करने का काम किया जाए करके, इसलिए हम लोग की नियुक्ति हुई है। राजनीति में पदार्पण कैसे हुआ? अब राजनीति का तो ऐसा है कि राजनीति करने का तो कभी सोचे नहीं थे, लाइफ में ऐसा नहीं था। और हम लोग एक स्पोर्ट्स से, खेल से जुड़े हुए लोग थे, हम लोग स्पोर्ट्स में बहुत इंटरेस्ट था, हम लोग खेल में बहुत अच्छा इंटरेस्ट लिया करते थे। अपने जो स्कूल लाइफ के बाद से हम लोग खेल में बहुत इंटरेस्ट थे। उसी क्रम में हमें जिम जाया करता था, सेक्टर 6 जिम जाया करता था। सेक्टर 6 जिम में मैं जिम करते थे हम लोग, हमारे मोहल्ले के बहुत सारे लड़कों के साथ में जिम जाते थे हम लोग। तो उसी बीच में 97-98 की बात है, उस समय साडा हुआ करता था, तो हम लोग एक अच्छा खासा डायमंड का ग्रुप था, हम लोग डायमंड ग्रुप से जुड़े हुए थे और उसका मैं अध्यक्ष था उस समय। तो उसी हम लोग जुड़े थे, यूथ में जुड़े थे। उसी टाइम हम लोग को पता चला कि बृजमोहन जी साडा के उपाध्यक्ष हैं, जो बहुत सारे एरियाओं में, बहुत सारे मोहल्लों में वो जिम लोगों को दे रहे हैं। युवा लोग अगर जा रहे हैं तो उनको जिम देते हैं और जिम उसको दे रहे हैं, खोल के जिम का व्यवस्था दे रहे हैं। तो उसी में हम लोग भी गए और हम लोग भी जाके बृजमोहन सिंह से जो जिम की मांग की, तो सबसे पहले तुरंत ही उन्होंने एकदम जिम के लिए हम लोग को राशि और प्रदान करके एक रूम बनाने के लिए हम लोगों ने दिया। तो हम लोग बहुत खुश हुए, बहुत प्रभावित हुए। और हम लोग यंग थे और हम लोग बहुत सारे मोहल्ले में ऐसे सामाजिक कार्यक्रम, ऐसे बहुत सारे लोगों की, गरीब लोगों की मदद या कुछ ऐसे कुछ जरूरत पड़ती थी तो हम लोग हमेशा सक्रिय रहते थे। और वो उसी टाइम फिर वहां से हम लोग का जब क्लब बना तो धीरे धीरे वो हम लोग समाज सेवा करते करते एक ऐसा हुआ कि बृजमोहन सिंह के साथ में हम लोग फिर राजनीति में ही आ गए और राजनीति की सफर चालू हो गई। तो ये राजनीति में अगर गॉडफादर बोला जाए तो आप बृजमोहन सिंह जी के साथ जुड़े और उन्हीं को देख करके आपको ऐसा लगा? जी, निश्चित है कि हम लोग मेरी तो जो भी मैं जो राजनीतिक जीवन में आया हूँ बृजमोहन सिंह की वजह से आया हूँ और उस समय से मेरा राजनीतिक सफर चालू हुआ है और निश्चित वो मेरे वो गॉडफादर है। और उस समय से पहला चुनाव कब लड़ी? मैं जब हमारा नगर निगम बना तो उस समय हम लोग का जो वार्ड था, वार्ड 7, वो सामान्य हुआ था। तो मैंने भी टिकट की दावेदारी उस समय की थी, पर किसी कारणवश टिकट नहीं मिल पाया क्योंकि हम लोग यंग थे और हम लोग की राजनीतिक जीवन वो था नहीं। और उस समय हमारे यहाँ कांग्रेस से महावीर सिन्हा जी को टिकट मिला था, तो उस समय लड़ने की इच्छा थी, टिकट में नहीं लड़े, हम चुनाव नहीं लड़े। और उसके बाद 2010 के बाद महिला हुआ, फिर 10 में भी टिकट मांगा, मैंने टिकट नहीं दिया। 2010 में मैंने निर्दलीय चुनाव लड़ा था, जीता था निर्दलीय चुनाव को। और उसके बाद जीतने के बाद मैंने कांग्रेस में ही रहा और उस समय भाजपा की सरकार प्रदेश में थी और भाजपा की सरकार थी और मुझे बहुत ऑफर भी आ रहे थे कि आप भाजपा में आ जाओ, पर मैं कांग्रेस के सिद्धांतों से जुड़ा हुआ था और मेरे उसमें था नहीं कि मैं भाजपा में जाऊं। और मैं उस समय निर्दलीय रह के फिर कांग्रेस में रहा और कांग्रेस के लिए काम करते रहा। आज कांग्रेस, अगर मैं गलत नहीं कर रहा हूँ, तो काफी विषम परिस्थितियों से गुजर रही है। लगातार कोई भी चुनाव हो उसमें हार का सामना करना पड़ रहा है। अगर हाल फिलहाल नगर निकाय चुनाव की बात करें तो दुर्ग निगम जो है एक जीता जागता उदाहरण है, जहां में पूर्व में कांग्रेस की सरकार थी और अभी भाजपा ने वहां कब्जा जमाया है। विधानसभा चुनाव हो गया प्रदेश में, 1 साल पहले ही भाजपा की सरकार काबिज हुई है। तो
कांग्रेस की अभी जो स्थिति है, कांग्रेस को आप कहाँ देख पा रहे हैं? आज जो स्थिति है, क्या लगता है कांग्रेस उभर पाएगी इससे? देखिए ऐसा है शर्मा जी, सबसे ये तो है कि कांग्रेस बुरी परिस्थिति चल रही है, ऐसा नहीं है। ये ऐसा लोगों का कहना है, लोग ऐसा बोल देते होंगे बोलचाल भाषा में कि बुरी परिस्थितियों में, कांग्रेस कभी बुरी परिस्थिति में नहीं रही है। आप इससे पहले भी उठा के देखेंगे, जब 3 बार से भाजपा की सरकार प्रदेश में थी और 3 बार सरकार के बाद जो एंटी माहौल आया उनके प्रति, और उसके बाद जब कांग्रेस की सरकार बनी, उसके बाद जब भूपेश बघेल जी की सरकार और कांग्रेस सरकार जब प्रदेश में काम की, वो हर वर्ग के लिए काम हुआ है, हर वर्ग से लेकर हर छोटे से लेकर बड़े लोग तक काम हुआ है, विकास भी बहुत हुए हैं। और ऐसे बहुत सारी योजनाएं जो भूपेश बघेल जी ने जो चालू की थी, वो सब योजनाएं बहुत प्रभावशाली रही है। और उस समय भी हम लोगों ने पूरे नगर निगम 14 नगर निगम का चुनाव हम लोगों ने जीता था। पूरे लगभग जनपद, पंचायत, सरपंच, जो भी हमारे समर्थित जो कांग्रेस लोग थे, सब हम लोगों ने चुनाव जीता था। उस समय भी हम लोगों ने जीता था। उस समय भी ऐसा लगता था कि भाजपा साफ हो गई है प्रदेश से। ये तो ऐसा नहीं है, और हम लोग कोई बुरी परिस्थिति में नहीं है। हम लोग अभी पूरी प्रदेश की टीम अभी बनेगी और नई टीम बनेगी, उसमें पूरा काम करेंगे और अच्छे मेहनत से काम करेंगे, और फिर से हम लोग आएंगे और जीतेंगे चुनाव। अगला चुनाव जीतेंगे, निश्चित है। अभी वर्तमान परिस्थिति की बात करें, जैसा बता रहे हैं कि विधानसभा चुनाव में तो आप भी देखें कि कांग्रेस बिल्कुल लगभग आप, और नगर निकाय चुनाव में भी कांग्रेस अपना दम नहीं दिखा पाई। आपको क्या लगता है, क्या ऐसा मेन कारण रहा होगा? क्या ऐसी स्थिति हुई होगी कि कांग्रेस को हार का मुंह का सामना करना पड़ रहा है? तो ऐसा है कि हम लोग साफ हो गए हैं छत्तीसगढ़ चुनाव में, विधानसभा चुनाव में ऐसा नहीं है, क्योंकि इस बार का जो चुनाव हुआ है इसमें हम लोग 35 सीट लाए हैं। इससे पहले जब अब चुनाव हुई थी, 3 बार की भाजपा की सरकार थी, उसके बाद उनकी जो सीट जो थी 15 में आ गए थे वो, उसके बाद उपचुनाव भी हारे हैं उन लोगों ने। तो ऐसा नहीं, हम तो 35 में है, बहुत ज्यादा दूर का अंतर नहीं है बहुमत से, और हम लोग खत्म नहीं हुए। और आप भी बार बार कह रहा हूं कि नगर निगम चुनाव और जो लोकल चुनाव जो होते हैं, वो सरकार का थोड़ा सा एक झुकाव पब्लिक के बीच और एक वोटर्स के बीच में रहता है, और वो थोड़ा सा उसका प्रभाव को देखते हुए चुनाव होते हैं, और उसको देखते हुए लोगों ने वोट करा होगा। और कांग्रेस में ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं है, ठीक है, जो भी अगर कमियां हमसे हुई होगी चुनाव लड़ने में, और जो भी गलतियां होंगी उससे हम लोग सीख लेकर उसको अच्छा करके, और आगामी जो भी चुनाव होगा उसमें अच्छा करने की कोशिश करेंगे और अच्छा रिजल्ट लेके आएंगे। रवि जी, कांग्रेस की नीति की अगर बात करें, क्या चाहती है? सत्ता पाना, सत्ता में रहना, या कुछ और? नहीं, ऐसा नहीं है। कांग्रेस बहुत पुरानी पार्टी है, और कांग्रेस ऐसी पार्टी है, कभी वो आज तक कभी वो सत्ता में आने के लिए वो नहीं भूखी रहती है, ना सत्ता में आने का उनका कोई ऐसा रहता है। उनका कांग्रेस पार्टी का हमेशा से यह सिद्धांत रहा है कि हम जनता के लिए, जनता की जो भी समस्या है उस समस्या के लिए लड़े, जनता की बातों को हम रखे, जनता की समस्या को हल कर सके, इन उद्देश्यों से कांग्रेस काम करती है। और सत्ता तो एक ऐसा है कि जब आप राजनीति में हो तो सत्ता आते और जाते रहती है, सत्ता आती भी है तो कांग्रेस हमेशा जनता के लिए काम करती है, उनके अच्छे काम कार्य के लिए काम करती है। जैसे कि हमारे भूपेश बघेल जी ने जब सरकार में आए तो ऐसे बहुत सारे जनहित के काम किए हैं और बहुत लोगों को ये अच्छा काम किए हैं। जैसे आप उसको देखोगे तो आज स्थिति ऐसी है, मेरे पूरे प्रदेश में स्थिति ऐसी कि गाय, आज देख रहे हो आप, पूरे गाय मर रही है, आज पूरे गांव गाय भूखे मर रही है, प्यासे मर रही है, उनको देखने वाला कोई नहीं है। और जब भूपेश बघेल जब बने थे तो वो गाय के लिए इतनी अच्छी मतलब एक योजना लेके आए थे गोठान, और उस योजना में बहुत कुछ मतलब गाय की सेवा हो रही थी, गाय को देख रेख हो रहा था। और ऐसा नहीं है, वो भले लोगों का कहना है कि वो अच्छी स्कीम नहीं थी, पर जनता जानती है कि बहुत अच्छी स्कीम थी, और आज उसका लोगों का एहसास हो रहा है कि वो बहुत अच्छा एक योजना थी। ये लोग आज मान रहे हैं इस चीज को। और इसी तरह से भूपेश बघेल ने जब भाजपा की सरकार थी तो प्रदेश भर में जो राशन जो प्रदान करती थी भाजपा की सरकार, वो सिर्फ बीपीएल लोगों को देती थी, उसका सिर्फ बीपीएल लोग तक वो राशन उसको ले पाते थे। पर जब से भूपेश बघेल की सरकार आई, उन्होंने सभी जनता के लिए, सभी के लिए एपीएल की भी सुविधा दी, एपीएल भी उनके कार्ड बनाए और उनको भी 35 किलो राशन देने का हक दिया। और भूपेश बघेल की सरकार ने कई ऐसी योजना के को क्रांतित किया है जिससे लोगों को लाभ हुआ, लोगों को फायदा हुआ। हमारे युवाओं के लिए रोजगार, जो बेरोजगार जो हमारे जो युवा थे उनके लिए 2500 रुपया जो उनको
उनको जो पढ़ने लिखने में, जो उनको आगे बढ़ने में जो सहायता प्रदान करे, उसके लिए उनको हर माह 2,500 रुपए भी उनको दिया जा रहा था, वो जो भाजपा सरकार ने बंद कर दी है। ऐसे बहुत सारी योजना कांग्रेस काम की है, और कांग्रेस हमेशा सत्ता के लिए काम नहीं करती है। वो हमेशा चाहती है कि लोगों का काम हो, लोगों का भला हो। और हम विपक्ष में भी है तो आज यही आवाज उठाएंगे और दमदारी से उठाएंगे कि हमारा काम है कि हम जनता की आवाज को उठा के आगे लाना और सही जनता के बीच में उस बात को रखना, यह हमारा उद्देश्य है। लगातार ईडी के छापे और अभी हाल फिलहाल में सीबीआई का छापा, सिर्फ छत्तीसगढ़ की बात करें तो 16 जगहों पर छत्तीसगढ़ में छापे गए। क्या भिलाई में, अगर हम बात करें 16 जगहों में से जो भिलाई की बात करें, तो क्या भिलाई के विधायक हो गए या भिलाई के जो नेता हो गए, भूपेश बघेल हो गए, जो भिलाई टीम में ही रहते हैं, क्या इनको टारगेट किया जा रहा है? तो ऐसा है कि अब ये तो पूरी देश की जनता जानती है कि जब जब भाजपा की स्थिति खराब होती है या जब जब भाजपा इस देश में उनको लगता है कि खतरे की घंटी है, खतरा बज रही है, तो उनके पास एक ही हथियार है, ईडी, सीबीआई, ये उनको भेज देते हैं। आप गौर करिए, पूरे परिस्थितियों को देखिए। ये ईडी कब कब आती है, कब कब जाती है, तब देखिए जब चुनाव किस राज्य में होता है उस राज्य में ईडी के छापा पड़ते हैं। जिस जगह कोई पद में आता है, किसी का पावर बढ़ता है, कोई नेता हमारे किसी प्रभार में जाते हैं तो उनके यहाँ ईडी का छापा पड़ता है। और ये तो आज ईडी सीबीआई कितने समय से चलते आ रही है, ईडी सीबीआई, पर इसका निर्णय कहाँ, ईडी सीबीआई को क्या मिला, क्या है? आज अपन ईडी सीबीआई आज उस निर्णय में पहुंच ही नहीं पा रही कि हमारे कोई नेता, सिर्फ और सिर्फ वो एक भाजपा का एक षड्यंत्र है। और भाजपा ईडी के सहारे देश में लोगों को, नेताओं को, कांग्रेस के नेताओं को डराने की कोशिश करती है, सोचती है कि ये डर के हमारे साथ भाजपा में आ जाए या ये कांग्रेस से निष्क्रिय हो जाए। पर ऐसा नहीं है। हमारे नेता जो है कांग्रेस के बहुत ही निडर है और लड़ेंगे और लास्ट तक लड़ेंगे और बिल्कुल सत्य की जीत होगी। कहीं कोई ईडी का कोई मामला नहीं है और भाजपा अपना ये सब करते रहेगी, उससे हमको कोई डर नहीं है, हमारे नेताओं को कोई डर नहीं है और हम लोग डरने वाले लोगों से नहीं है। आगे क्या कांग्रेस कमबैक करेगी? बिल्कुल, हम लोग जनता की आवाज को उठाएंगे और जनता के जो मुद्दे हैं, जो जनता, जो आज जो जनता त्रस्त है, जिस सरकार इस 1.5 साल में जो इतनी त्रस्त हो चुकी है भाजपा से, इनके झूठे वादों से, इनके झूठे लुभावनों से, जनता समझ जाती है बाद में कि ये सब लुभावने हैं, सब कुछ नहीं है इनका। जो भी है आज देख लो, आज भाजपा की स्थिति ये है पूरे प्रदेश में कि कौन निर्णय ले रहा है, कौन कमान संभाल रहा है, कौन किसके अंडर में है, कोई कुछ नहीं है, सब त्रस्त है और भाजपा के सब नेता मस्त है। यही स्थिति आज भाजपा की है पूरे प्रदेश में और हम लोग कम बैक करेंगे। हम लोग अगला विधानसभा चुनाव भी, अगला भिलाई नगर निगम चुनाव भी हम लोग जीतेंगे निश्चित। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपके माध्यम से सभी जनता का, सभी सुनने वाले दर्शकों का मेरे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। ये थे हमारे बीच सुपेला ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के नवनिर्वाचित कार्यकारी अध्यक्ष मोहम्मद रफीक जी। इन्होंने बताया कि किस तरह से इनकी राजनीति की शुरुआत हुई, किस तरह से इनका कांग्रेस में प्रवेश हुआ। पहले जब ये चुनाव लड़े तो इनको टिकट नहीं दिया गया था, तो ये निर्दलीय लड़े और उसके बाद चूंकि कांग्रेस के साथ इनकी आस्था बनी हुई थी, इसलिए ये कांग्रेस में शामिल हो गए और तब से लेकर के अभी तक ये लगातार जनता की सेवा करते आ रहे हैं। और कांग्रेस की नीति को भी इन्होंने बताया कि कांग्रेस हमेशा से, चाहे वो सत्ता में रही हो या ना रही हो, हमेशा से आम जनमानस की सहायता के लिए, उसके हकों के लिए लड़ती आई है और आगे भी लड़ती रहेगी। आगे आने वाले एपिसोड में और भी ऐसे शख्सियत और हस्तियों से हम आपको मिलवाएंगे और बताएंगे कि किस तरह से उन्होंने अपने आप को शख्सियत में तब्दील किया है। ऐसी और खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए साथी संदेश लाइव। मैं हूं संतोष शर्मा, दुर्ग भिलाई से।